तुम पास होने भी। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। कुछ बच्चे समय से पहले जुड़ जाते हैं और ये आप लोग अभी किसी ने भजन चालू कर रखा था? बेटा आप लोग अगर समय से पहले कनेक्ट होते हैं, देखो मैं बता दूं आपको, पहले भी बार मैं पहले भी कहा था कि अभी आपके स्कूल का जो सर्वर है ना बच्चों, वो कहीं ना कहीं साइबर जो पुलिस है उनकी, यूं कह सकते हैं कि उनके नोटिफिकेशन में। तो आप लोग कोई ऐसा काम नहीं करें। मैं पहले भी आपको बार कहा था कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों उस सर्वर की पूरी जानकारी पुलिस को पता लग जाएगी। तो आप लोग को ऐसा काम नहीं करें। और जो पहले कनेक्ट हो जाते हैं, अभी आवाज आ रही थी, किसी ने भजन चालू किया हुआ था। और ये जो अभी आप शायद कुछ ज्यादा है, कोई ना कोई दीपक बस करिए, कोई निर्मल दरिया, तो दीपक कोई ना कोई अभी को गाना चला रहा था। दीपक कौन है? दीपक शर्मा है क्या? ये दीपक शर्मा है क्या जिसने भी भजन चला रखे थे? बच्चों आवाज आ रही क्या? अरे आवाज आ रही है? तो आप लोग समय से पहले कनेक्ट अगर होते हैं ना, पहले बात तो ध्यान दो, 11:20 के पहले कनेक्ट होने का कोई फायदा नहीं है। और आप कनेक्ट हो भी जाते हैं तो आप लोग किसी प्रकार से ऐसा कोई एक्ट नहीं करें जिससे कहीं ना कहीं आप प्रॉब्लम में आ जाए। ठीक है? जो बच्चों जो आज के अभी 2-3 दिन पहले जो बीच में क्लास में कुछ बच्चे कनेक्ट हो जाते हैं, उन बच्चों में आपको बता दूं उनका कोई अस्तित्व नहीं है, ना उनका कोई वजूद है। और मैं चाहता मानता हूं कि शायद जहां तक मैं मानता हूं कि ऐसे जो क्राइम में जो लिप्त होते हैं, उनका परिवार, उनके सगे संबंधी माता पिता भी नहीं होते हैं। तो आप लोग उनके अंदर इस प्रकार की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होकर अपना नाम खराब नहीं करें, पेरेंट्स का नाम नहीं खराब करें। ठीक है? तो मैं क्लास चालू कर रहा हूं। मुझे आवाज आ रही है क्लियर आप तक? यस सर। यस सर। ओके ओके ठीक है। अब मैं क्लास चालू कर रहा हूं और मैं अभी आपको कुछ समय के लिए आप सभी को म्यूटोल कर रहा हूं। ठीक है? और आप लोग चैट के द्वारा ही मुझे रेस्पॉन्स देंगे कि समझ आ रहा है नहीं आ रहा। ओके सर। ओके ठीक है बच्चों, स्टार्ट करें क्लास। अब पहले बताओ, व्हाइट बोर्ड पूरा नजर आ रहा है क्या? पूरा बोर्ड नजर आ रहा है क्या? पूरा व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है क्या? यस ओके ओके ठीक है बच्चों, ओके थैंक यू। ठीक है, अच्छा अब बच्चों मैं कहूँ जो चैट आप लिख रहे हो, अभी रवि कुमार तो लिखा, प्रेरणा ने लिखा, सौरभ ने लिखा, ये आप भी पढ़ पा रहे हैं क्या? क्या अन्य स्टूडेंट के चैट आप पढ़ रहे हैं क्या? नो अजय, ठीक है ओके थैंक यू। चलो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है, हम लोग पढ़ रहे हैं जल्दी। लैंगिक जनन के देयर आर 3 इवेंट या 3 स्टेप ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिनको हमने 2 को पढ़ लिया। अब दूसरा जो हमने पढ़ा था निषेचन, तो मैं आपको बहुत अच्छे बता चुका हूं। निषेचन का एक प्रकार बताया था बच्चों कल मैंने आपको, एनिसेक जनन, पार्थेनोजेनेसिस। तो आप इसको इस प्रकार लिखेंगे, कुछ प्राणियों में अगुणित युग्मक से बिना निषेचन के नवीन संतति या नवीन जीव की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार के जनन को या इस प्रकार के प्रकार को हम क्या बोलेंगे? एनिसेक जनन, जो मैंने कल आपको बता दिया था। और आपको अपेक्षा करता हूं कि तुम्हारा समझ में आता होगा पार्थेनोजेनेसिस। एग्जाम्पल में आप लोग जानते हो बच्चों, इसमें मधुमक्खियों में क्या लिखते हो? ड्रोन लिखते हो। और छिपकली में अमेरिकन लिजार्ड, यानी अमेरिकन लिजार्ड यानी छिपकली लिख सकते हैं। और तीसरा कौन है बच्चों? टर्की। कौन है? टर्की बर्ड। ये तीनों एग्जांपल आपके सामने किसके बच्चों? पार्थेनोजेनेसिस, एनिसेक जनन करने वाले प्राणियों के। अब कल मैंने आपको समझा था कि एनिसेक जनन करने वाले प्राणी जो होंगे, ध्यान दो ना, इनके जनक तो 2 एन होते हैं। इनके जनक ये ध्यान दो, जैसे कि मैंने बता दी आपकी बी है, ये आपकी हनी बी यानी मधुमक्खी बच्चों। हनी बी के अंदर ये मादा है, यानी हनी बी के अंदर ये कौन बच्चों? रानी मक्खी है। हनी बी में रानी यानी मादा मधुमक्खी है। रानी जो छत्ते के अंदर केवल एक होती है। पर आप जानते हैं कि मधुमक्खी एक सामाजिक प्राणी, मानव की तरह, इसमें भी बच्चों मानव की तरह कार्य का और एक्चुअल में अस्तित्व का विभाजन होता है। जैसे हमारे समाज के अंदर बच्चों, जैसे हम जानते हैं पहले राजा महाराजा रानी सब प्रजा
नौकर चाकर, आज वही सिस्टम है, केवल ये कि राजतंत्र की जगह लोकतंत्र आया। लेकिन आज भी क्या प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, नेता, अभिनेता या यू गरीब आदमी, यू कर्मचारी है, 4th ग्रेड है, 1st ग्रेड है, या फिर किसान है, या फिर टीचर है, सफाई कर्मचारी, यानी हमारे समाज में श्रम को लेकर, कार्य को लेकर जिस प्रकार की विभाजन है, उसी प्रकार मधुमक्खियों के छत्ते में भी बच्चों उनके कार्यों को लेकर, कार्य और आकारिकी को लेकर तीन प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं। मधुमक्खी छत्ते में एक होती है रानी, ध्यान सुनो, एक रानी होती है जो मादा होती है, जो टूएन होगी, और एक मादा मधुमक्खी से ही उत्पन्न अंडों से 10,000 से 15,000 का उसका एक पूरा का पूरा परिवार पैदा होता है। ये ध्यान सुनना, जिनको कौन जन्म देती है? रानी मधु। इतना टाइम नहीं मेरे पास, अब बात बता रहा हूं। इसके अलावा फिर 100 से 150 नर होते हैं। तो 100 से 150 जो मधुमक्खी के छत्ते में जो नर होते हैं वो अगुणित होते हैं। उनका जन्म रानी मधुमक्खी जब एलैंगिक जन्म करती है, मतलब पार्थजेनेसिस एनिसिस जन्म करती है, तो उनसे अगुणित नर पैदा होते हैं। और अगर रानी मधुमक्खी अगुणित नर के साथ लैंगिक जन्म करती है तो मादा बंदे सर्मी पैदा होते हैं। तो कुल मिलाकर पूरे छत्ते का जन्म या पूरे छत्ते जो सदस्य उनको जन्म कौन देती है? माँ, मादा देती जो एक होती है। तो दिमाग रखना, एक मधुमक्खी छत्ते में एक ही रानी होगी। जब वो रानी बूढ़ी हो जाती है और जब नई रानी का जन्म होता है तो या तो उस बूढ़ी रानी को मार दिया जाता है या भगा दिया जाता है और उसकी जगह नई रानी आ जाए। चलो बाद में देखेंगे, अब फिलहाल मैं कह रहा हूं ये कौन जनक है? एक ही है। इसके द्वारा अर्धसूत्री विभाजन, बहुत सिंपल बता रहा हूं, अर्धसूत्री विभाजन से क्या बनेंगे? एगुणित। देखो एगुणित ये क्या बना बच्चों? अंडाणु। ध्यान सुनना, इससे मादा से, और ये कौन है? मादा, और इसका नाम आप जानते हैं, ये रानी है। मादा रानी एक ही है। अब ये इसका केवल क्या काम है छत्ते में? इसका केवल क्या काम है? राज करना और पूरे छत्ते पर कंट्रोल करना। छत्ते निर्माण का सफाई, ये इसका काम नहीं है, ये तो केवल राजा है, यानी रानी। ओके, अब ये अगुणित अंडाणु, ये इसके द्वारा बना ये अगुणित अंडाणु। इसी अगुणित अंडाणु से अगर नवीन जीव की उत्पत्ति हो, नवीन जीव की, वो भी कैसे बच्चों? बिना किसी शुक्राणु के निषेचन के, मतलब निषेचन के बिना, मतलब निषेचन के बिना। आप समझ पा रहे होंगे, निषेचन नहीं है। और उससे नवीन, यानी कुल मिला कह सकते हैं कि नवीन, हालांकि इसकी आवश्यकता नहीं, नवीन किसकी उत्पत्ति हो गई? अब बताओ, ये जो मक्खी पैदा हुई, बच्चों, ये मक्खी एक्चुअली में क्या होगी? ये नर होगा। कौन होगा बच्चों? नर ड्रोन होगा। अब तो आ गया ना, नर ड्रोन यानी नर होगा, और ये कैसे होगा? अगुणित होगा। इसीलिए इस प्रकार के जनन को क्या बोलते हैं? एनिसेक जनन। और एनिसेक जनन से उत्पन्न संतति प्राय क्या होती है? अगुणित होती है। अब कभी कभार क्या होता है, सुनो, इतना आपके बुक में नहीं है, कभी कभार क्या होता है कि किसी जनक की द्विगुणित कोशिका भी विकास करके और लगातार विभाजन करके एक नवीन संतति बनाती है। और वो संतति कैसी होगी? द्विगुणित होगी, क्योंकि अगर अगुणित कोशिका से संतति उत्पन्न होगी तो अगुणित होगी, वो भी अनिषेक जनन। और अगर कोई जनक, अगर बच्चों कोई जनक, जैसे हमारे 2n कोशिका है, और 2n कोशिका से कोई एक नवीन जीव की उत्पत्ति हो, और वो नवीन जीव बिना निषेचन के पैदा हो, तो उसे भी क्या बोलेंगे? एनिसेक जनन। तो एनिसेक जनन गुणसूत्रों की संख्या के आधार पर 2 प्रकार होता है, हैप्लोइड और डिप्लोइड। छोड़ो, आप तो इतना आपको समझ आ गया। अब बात हम करते हैं एनिसेक जनन के प्रकार, हम पढ़ते हैं उसके उत्पन्न होने के आधार। तो एनिसेक जनन 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है बच्चों प्राकृतिक, एक होता है कृत्रिम। प्राकृतिक कैसे? जब प्रकृति में किसी जीव में अपने आप या बिना किसी बाह्य कारक की उपस्थिति में ऐसा होता है तो प्राकृतिक। जैसे ये रहा, ये प्राकृतिक एनिसेक जनन का उदाहरण है। उदाहरण मैंने बता दिया, मधुमक्खियों में नर मधुमक्खी हमेशा देखना, नर मधुमक्खी, और एक बात बताओ बच्चों, नर मधुमक्खी में डंक भी नहीं होता, आप देख सकते हैं। तो मधुमक्खियों के छत्ते में डंक किसकी बात होगा? मादा। और वो मादा कौन होगी? श्रमिक होगी। मादा श्रमिक या सैनिक, जो बंदे होते हैं, जो जनन पैदा या जनन नहीं कर सकते, ये ध्यान देना, लेकिन वो छत्ते का निर्माण करते हैं, सफाई करते हैं, परागकण की व्यवस्था करते हैं, और मकरंद आके देते हैं सभी सदस्यों को। और सबसे बड़ी बात है, रानी मधुमक्खी के लिए छत्ते को साफ करना, तैयार करना, ये सारा काम श्रमिक का होता है। ओके, लेकिन उनमें डंक होता है, क्योंकि वही छत्ते की क्या करती है? सुरक्षा करती है। चलो, तो ये इसी प्रकार अमेरिकन लिजार्ड, अमेरिकन छिपकली में भी ऐसा ही है। और टर्की पक्षियों में बच्चों, मुर्गी तरह टर्की पक्षी होता है, जिसमें नर जो पक्षी होता है वो क्या होगा? अगुणित होगा। अब बात आती है तो प्रकार। अब दूसरे इसका प्रकार बताया था, कृत्रिम कौन सा है? कृत्रिम का अर्थ है, कल बता दी था आपको कि कृत्रिम का अर्थ है इन्हीं प्राणियों में या किसी प्राणी में
कृत्रिम तरीके से, कृत्रिम एनिसेक जनन का अर्थ क्या होगा कि कृत्रिम कारक, जो भौतिक और रासायनिक कारक है, जैसे कि बात हम क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म की बात हम कर, एल्कोहल की बात हम कर सकते हैं, यानी कुछ ऐसे कारक है, यानी सिंपली बात हम कर सकते हैं कुछ ऐसे कारक, यूरिया है, क्लोरोफॉर्म है, एल्कोहल है, आदि कारकों का उपयोग करके भी हम किसी प्राणी में एनिसेक जनन की क्रिया को क्या कर सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं। इस प्रकार के उसे हम क्या बोलेंगे, कृत्रिम एनिसेक जनन। और एनिसेक जनन के लिए हम कौन से कारक का प्रयोग करेंगे बच्चों, भौतिक और रासायनिक। आप समझ पा रहे हो, आ रहा है क्या बच्चों, रासायनिक, इनमें क्या हो सकता है, भौतिक में यूं ताप हो सकता है, अल्फा बीटा यानी रेड गामा ये हो सकती है। रासायनिक में क्या हो सकता है बच्चों, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म हो सकता है। बच्चों समझ आ रहा है क्या, क्लोरोफॉर्म हो सकता है, ओके, यूरिया हो सकता है। इनका उपयोग करके भी हम किसी प्राणी में एनिसेक की क्रिया प्रेरित कर सकते। अब मुझे बताओ बच्चों, ये टॉपिक आपको यहां तक समझ आया नहीं यार, सर ड्रोन के फादर नहीं होते ना, हाँ बिल्कुल, ड्रोन जो एनिसेक जनन से पैदा होगा उनका कोई नर जनक नहीं होगा, उनका एक ही जनक होगा, और वो कौन होगी, रानी। अब एक बात दिमाग में आपके आ रहा होगा सर कि रानी मधुमक्खी दो प्रकार का जनन करती है, ध्यान सुनना, लैंगिक भी और अलैंगिक। और अलैंगिक जनन कौन से प्रकार से, एनिसेक जनन। तो रानी मधुमक्खी, अब मैं आपको एक जल्दी बता दूं, रानी मधुमक्खी जो होगी, अभी बताया कि रानी मधुमक्खी, ये रानी मधुमक्खी है और ये मादा है और ये 2n, ध्यान देना, इसके द्वारा दिए गए ये, इसके द्वारा दिए गए ये कौन बच्चों, अंडाणु है। ये ध्यान सुना, अगर इन अंडाणु से किसी शुक्राणु का निषेचन नहीं होता तो फिर इस रानी मधुमक्खी के अंडाणुओं का एनिसेक जनन होगा, और एनिसेक जनन से इनसे क्या पैदा होंगे, नर, यानी नर मधुमक्खी पैदा होगी, और जो कैसे होगी, एन होगी, और इसका ये कौन प्रकार हो गया, एनिसेक जनन। लेकिन अगर रानी द्वारा दिए गए अंडाणु को, और रानी द्वारा दिए गए अंडाणु से, और हम जानते हैं छत्ते में नर भी होते हैं, तो नर और नर द्वारा क्या बनाए जाएंगे, नर द्वारा कौन से, बहुत सिंपल है, जो मैंने आपको 2-3 दिन बता दिया कि प्रकृति में जो प्राणी अगुणित होता है उसमें भी युग्मक कैसे बनते हैं, एन ही बनते हैं, अगुण बनते हैं, और कौन से वजन से, समसूत्री। तो ये कौन है, ये कौन बच्चों, नर है छत्ते में, और इनकी संख्या कितनी होती है, 100 से 150। इसका केवल काम क्या है, मधुमक्खी में छत्ते में लैंगिक जनन के समय, जब कब बच्चों, ये कब होता है, जब उसके अंदर यूं कह सकते हैं एक प्रकार यानी ब्रीडिंग टाइम आता है। जैसे अगर बात हम यूं कहते मानव है, तो मानव यानी प्रकृति में कुछ प्राणी तो क्या होते हैं बच्चों, सतत प्रजनक होते हैं, और कुछ प्राणी प्रजनक होते हैं मौसमी। तो मधुमक्खी में भी क्या होता है, जब मादा मधुमक्खी के अंदर जब ब्रीडिंग को लेकर यानी प्रजनन को लेकर, कोइटस को लेकर जब इसमें यूं कह सकते हैं कि एक्साइटेड आता है, तो ये अपने छत्ते को छोड़कर उठ जाती है, और उसके पीछे पीछे नर पीछे भागते हैं, और नर की भागते उससे संभोग करने के लिए। तो उसी प्रकार कॉमन सी बात है कि प्रकृति के अंदर मेल का फीमेल, फीमेल का मेल के प्रति एक मनोवैज्ञानिक आकर्षण होता है, जिसे हम केमिस्ट्री कहते हैं, जो केवल मानव में नहीं होता। हम ये बात करें कि मानव में ही केवल लड़कों का लड़कियों प्रति आकर्षण, ऐसा नहीं, मतलब हर प्राणी में होता है, हर प्राणियों में होता है, इवन प्लांट्स में भी होता है। अब नहीं होता तो मुझे बता दीजिए, नर यानी पुष्प के परागकण वर्तिकाग्र की ओर क्यों जाते हैं, तो ये आकर्षण तो ऐसा, तो ये अट्रैक्शन प्रकृति में बनाया गया है, क्योंकि नवीन संतति की उत्पत्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक युग्मकों का स्थानांतरण नहीं हो, और युग्मकों की स्थानांतरण की क्रिया के लिए जंतु और पादों में अलग अलग प्रकार इवेंट्स, जो मैं आपको बहुत दिनों से समझा पा रहा हूं, और अपेक्षा करता हूं ये अगर हम बच्चों ऑफलाइन होते ना, तो मैं ऑफलाइन इस चैप्टर को 5 दिन में या 4 दिन में कंप्लीट करता, लेकिन कोई बात नहीं, तो आप समझ पा रहे होंगे। अब बात आती है इस नर मधुमक्खी के शुक्राणु, ये कौन है, शुक्राणु होंगे डेफिनेटली, क्योंकि यहां भी क्या बनना है, युग्मक। ध्यान सुना आराम से, जब इनका निषेचन क्रिया होगी तो अभी 2n अंडे होगी। ये कौन से अंडे हो गए, निषेचित अंडे। ये तो कौन से अंडे, ये कौन से अंडे बच्चों, अनिषेचित अंडे। तो अनिषेचित अंडों से तो क्या बनेगा, नर बनेगा, बिना निषेचन के विकास हो गए, कौन से विभाजन, समसूत्री विभाजन होगा। अब यहां पर ये कौन सा अंडा, निषेचित अंडा, युग्मनज। इस युग्मनज में लगातार समसूत्री विभाजन होगा, तो इनसे क्या बनेगी, इन्हीं से क्या बनेगी, 2n, या तो बनेगी 2n रानी, और या फिर क्या बनेगी, 2n श्रमिक। समझ आ रहा है बच्चों। अब ये भी डिपेंड आ रहा है सर, इनमें रानी कौन होगी। अब बात आती है इस मधुमक्खी द्वारा दिए गए निषेचित अंडों में जिनको अच्छा भोजन मिलेगा, रॉयल फूड मिलेगा, जेली, अच्छा भोजन मिलेगा, तो उन अंडों से तो किसका विकास होगा, रानी मधुमक्खी का। और जिन निषेचित अंडों को नॉर्मल खाना दिया जाएगा, नॉर्मल होता है आम आदमी की तरह, तो उनसे क्या पैदा होगी, श्रमिक बंदे मादा। तो इसका अर्थ होगा कि मधुमक्खियों में रानी
और बंदे मादा का लिंग निर्धारण किस पर डिपेंड करता है? भोजन पर। ये पहली बार आपको अजीब लग रहा होगा, बिल्कुल प्राणियों में लिंग निर्धारण बात डिपेंड करता है जो गुणसूत्र। मानव में लिंग निर्धारण किस पर डिपेंड करता है? गुणसूत्रों पर। XX अगर है तो मादा बनेगी, XY है तो नर बनेगा। अधिकांश जंतु में, गाय, भेड़, बकरी, कुत्ता, सब में। लेकिन कुछ प्राणियों में लिंग निर्धारण ताप पर डिपेंड करता है, कुछ में हार्मोन पर डिपेंड करता है, और कुछ के अंदर डिपेंड करता है वो भोजन पर, और कुछ में डिपेंड करता है वातावरण पर। तो ये आप हालांकि अपनी टॉपिक नहीं है, तो अपेक्षा करता हूं तुम्हारे समझ में आगे होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो आ गया निषेचन के घटना। अब आ जाओ बच्चों पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब बच्चों पोस्ट फर्टिलाइजेशन करते हैं। बच्चों एक बार मैं आपका रिव्यू लेना चाहूंगा, यहां तक क्लियर है क्या बच्चों? यहां तक मुझे बता दीजिए निषेचन अनिषेक जनन आपके समझ आ गया कि सबके? यस सर, ओके ओके, सब ओके, समझ आ रहा सबके? ओके। अब आप इतना ज्यादा मत जाइए। अनिषेक जनन का अध्ययन किया था चार्ल्स बोनेट, राइट? और उदाहरण है आपके नर मधुमक्खी, पक्षियों में नर पक्षी, टर्की मधुमक्खी और अमेरिकन लिजार्ड। ये 3 एग्जाम्पल अनिषेक जनन में आप लिख सकते हैं। ओके बच्चों। और अनिषेक जनन भी अलैंगिक जनन ही है, क्योंकि ये इसका निकनेम हो सकता है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, बहुत पहले बता दिया था। अब बच्चों हम लोग अब चालू करते हैं पश्चिम निषेचन। अब बच्चों निषेचन क्रिया के बाद सिंपल सी बात है, निषेचन क्रिया के बाद सिंपल सी बात अगर बात हम करें तो इसके अंदर चरण क्या होंगे? बहुत सिंपल है, युग्म नज, यानी द्विगुण युग्मनज का निर्माण। और दूसरा इवेंट क्या होगा? दूसरा इवेंट क्या होगा? युग्म नज से लगातार समसूत्री। बच्चों समसूत्री विभाजन से भ्रूण का विकास। और भ्रूण के विकास की क्रिया को मैं यहां लिख देता हूं सिंपली भ्रूणोद्भवन, एम्ब्रियोजेनेसिस। बच्चों यहां तक क्लियर है क्या? ये ठीक है? यानी निषेचन क्रिया के बाद के इवेंट अगर बात हम करें तो ये इवेंट मैंने बता दिया। अब मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि ये चैप्टर जंतुओं का और पादपों का नहीं है, ये चैप्टर है सभी का। तो यहां मुझे एग्जाम्पल देना है एक कोशिका भी और बहुकोशिका भी, जंतुओं का भी, पादपों का भी, आवर्त बीजों का भी, ब्राइफाइटा के। तो बड़ा टिपिकल हो जाता है, तो आप लोग तभी तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आप बताना क्या। तो वही अब आपको एक पढ़ा रहा हूं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि लैंगिक जनन करने वाले सभी प्राणियों में तीसरा जो चरण होता है वो पश्चिम निषेचन होता है। इस क्रिया में निषेचन क्रिया के बाद या निषेचन क्रिया से द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। यहां तो क्लियर है, क्योंकि निषेचन क्रिया में आपको बता देता कि एन अंडाणु और एन शुक्राणु के संलयन से 2n कोशिका बनती है। ये मैंने आपको 1000 बार बता दिया। और एन यहां पर कौन है? ये किसी नर जनक का और ये किसी मादा जनक का। अगर ये जनक द्विलिंगी है तब भी युग्म तो 2 ही होंगे सर। अगर ये प्राणी अगुणित है तब भी इनके युग्म कैसे होंगे? एन, चाहे कवक और शैवालों में देख लीजिए। और अगर ये जनक द्विगुणित है और अलग अलग है, एक लिंगी है, तभी युग्म क्या होंगे? एन होंगे। तो अगुणित एन नर युग्मक और अगुणित एन मादा युग्मक के संलयन से। और बच्चों निषेचन क्रिया इतना छोटा इवेंट नहीं है। निषेचन क्रिया में भी अगर बात हम करें बहुत से प्रोसेस है। देयर आर सेवरल इवेंट्स आर इंक्लूड द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। लेकिन वी आर अगर बात हम कर सकते हैं, अगर बात नाउ वी विल डिस्कस, अभी हम लोग वी विल डिस्कस इन ब्रीफ। हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ रहे हैं, ओके? डिटेल में जब आएगा तब हम लोग उसको डिस्कस करें। अभी आप ध्यान दो। तो निषेचन क्रिया हो गई, निषेचन क्रिया से युग्मनज का निर्माण हो गया, राइट? तो युग्मनज का निर्माण और युग्मनज से भ्रूण का विकास, ये 2 चरण किसमें? लैंगिक जनन के बाद है, पश्चिम निषेचन। ओके, अब एक एक चीज अब मैं आपको एग्जाम्पल यहां पर लेकर, सबसे पहले एग्जाम्पल यहां पर ले रहा हूं एक एक करके। सबसे पहला एग्जाम्पल ले लिया हम लोगों ने बच्चों, एल्गी एंड कवक, एल्गी एंड फंजाई की बात हम करें, इनमें लैंगिक जनन से ध्यान सुनो, लैंगिक जनन या अंडाणु शुक्राणु के संलयन से द्विगुणित युग्मनज, यानी इसका केंद्रक है। और द्विगुणित युग्मनज का नाम होता है, लेकिन इनके द्विगुणित युग्मनज और ये एक्चुअली में इनमें कब होता है? प्रतिकूल। ये मैंने बता दिया था
कि कवक और शैवालों में लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा कब होता है? प्रतिकूल परिस्थिति होता है। और प्रतिकूल परिस्थितियां वो होती जो इनके अनुकूल नहीं होती है, जो ताप है, पानी की कमी, तो उस कंडीशन में अपने आप को बचाने के लिए लैंगिक जनन करते हैं। और इनके लैंगिक जनन से, लैंगिक जनन के बाद निषेचन क्रिया होती है। इनमें एक्चुअली कौन सी अवस्था आती है बच्चों? डोरमेंसी, सुसुप्त, सुसुप्त अवस्था, ये ध्यान दोगे, डोरमेंसी, यानी इनमें सुसुप्त अवस्था आती है। सुसुप्त अवस्था का अर्थ विश्रामी अवस्था, मतलब जैसे ही निषेचन क्रिया हो जाती है, निषेचन क्रिया होते ही इनमें द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। और द्विगुणित युग्मनज में लगातार विभाजन ना होकर ये कुछ समय के लिए रेस्टिंग फेज में चला जाता है। रेस्टिंग मतलब विश्राम अवस्था में चला जाता है, क्योंकि कंडीशंस अनफेवरेबल है। और वी नो, हम जानते हैं, हम ये भी जानते हैं, हम जानते हैं कि एल्गी जो होते हैं, एल्गी, ये नर एल्गी और ये मादा एल्गी, और एल्गी के जो एग्रुप होते हैं, इनमें अगर हम बात, इनमें युग्मक कैसे बनेंगे? एन, और युग्मक क्या बनेंगे? एन बनेंगे। दोनों युग्मों को शरीर से क्या बनेगा? युग्म बनेगा। अब बात आती है कि अगुणित जनकों के होने वाली संतति क्या होनी चाहिए? अगुणित। तो कवक और शैवालों में युग्मनज से निषेचन क्रिया के बाद युग्मनज में विश्राम अवस्था आती है, ध्यान सुनना। और अधिकांश जंतुओं के अंदर निषेचन क्रिया के बाद होते उसमें लगातार संविभाजन होता है, जो मैं एक एक कर बता रहा हूं। पादपों के अंदर क्या होगा? ब्रायोफाइटा की बात हम करें, टेडा, इनमें क्या होगा? उच्च पादों क्या करते हैं कि निषेचन क्रिया से बने द्विगुणित युग्मनज में लगातार विभाजन से बहुकोषी भ्रूण का निर्माण होता है। और बहुकोषी भ्रूण के अंकुरण के द्वारा एक नए पादप का जन्म होता है। और जंतु में क्या होता है? युग्मनज में लगातार विभाजन से बहुकोषी भ्रूण का विकास होता है। और फिर बहुकोषी भ्रूण से गर्भ का और नवीन जंतु की उत्पत्ति होती है। राइट? तो ये अलग अलग प्राणियों में अलग अलग तरीके होते हैं। अब हम जानते हैं कवक और शैवाल अपने आप में खुद अगुणित हैं, तो इनसे उत्पन्न संतति भी क्या होनी चाहिए? अगुणित। तो इनके द्वारा बनने युग्मनज में अर्धसूत्री विभाजन होगा, समसूत्री नहीं होगा। अगर समसूत्री विभाजन होगा तो इनकी संतति भी क्या होगी? बताओ, द्विगुणित होगी, जबकि होनी क्या चाहिए? अगुणित। राइट सर? तो इनके युग्मनज में क्या होगा बच्चों? इनके चारों तरफ, यानी इनके युग्मनज के चारों तरफ एक मोटी आवरण, एक मोटा आवरण बन जाता है। और मोटे आवरण के अंदर ये क्या जीतर, और ये इसका कौन है? केंद्रक है। इस मोटे आवरण को हम बोलते हैं निशितांड, निशितांड, या फिर बोलते हैं ऊस्पेयर, ऊस्पोर। बच्चों ध्यान देना, ऊस्पोर। ओके, ये ओके। अब ये क्या रहता है? ये कब बनता है? प्रतिकूल कंडीशन में बने युग्मनज के चारों तरफ मोटा आवरण बन जाता है। ये मोटा आवरण, मोटी भित्ति, इसे नेस्ट्रोम बन जाता है। और जब समय अनुकूल आता है 2, 2.5, 3 महीने बाद, तो इस द्विगुणित युग्मनज कोशिका में कौन सा विभाजन होगा? अर्धसूत्री। कौन सा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। और अर्धसूत्री विभाजन होने से, अर्धसूत्री विभाजन होने से क्या बनेगी बताओ? एन कोशिका बनेगी। कितने? क्या कोई बने? एन। और इन्हीं एन कोशिकाओं से, एन कोशिकाओं से एन नई संतति का क्या होगा? जन्म होगा। मुझे अपेक्षा तुम्हारा समझ आ रहा होगा। कवक और शैवालों में निषेचन से बनी द्विगुणित संरचना को निशितांड कहते हैं, यानी क्या बोलते हैं? निशितांड, ऊस्पोर, ऊस्पियर। जबकि जंतु और पादपों में उसको बोलते हैं युग्मनज। तो यहां पर एक आवरण बन जाता है, मोटी भित्ति बन जाती है, जो इसे सूत्री नेस्ट्रोम बजाता है। जब अनुकूल समय आता है तो इसी द्विगुणित में अर्धसूत्री विभाजन होगा। और अर्धसूत्री विभाजन से अगुणित कवक और शैवालों की संततियां पैदा होती है। और फिर वो संततियां अनुकूल समय आने पर अलैंगिक जनन करती है। कौन सा? अलैंगिक। और अलैंगिक जनन करके संख्या में तीव्रता से वृद्धि करती है। और जब कभी फिर प्रतिकूल समय आएगा तो ये क्या करेंगे? लैंगिक जनन को रोककर फिर अलैंगिक जनन करेंगे। तो ये मैंने सिंपल बता दिया आपको, मुझे अपेक्षा तुम्हारा समझ में आ गया। चलो, कवक शैवालों में तो ये हो जाएगा। तो कवक शैवालों में क्या बनेगा? निशितांड बनेगा। अब बात आती है पादों। अगर बात हम करें ब्रायोफाइट, जो ब्रायोफाइटा की बात हम करें तो इतना हमारे पास है नहीं। जो ब्रायोफाइटा में भी क्या होगा? 2n बनेगा। 2n में फिर अर्धसूत्री विभाजन बनेगा। और अर्धसूत्री विभाजन होने से वहां पर क्या बनेंगे? गैमेटोफाइट बनेंगे। सिंपल सी बात है। तो इतना ज्यादा जाओगे तो अब आ जाओ उच्च पादों। अब दूसरे नंबर पर किसको बढ़ेंगे? हायर प्लांट्स। और हायर प्लांट में किसका जन्म ले लिया मैंने? आवर्त बीजी। आवर्त बीजी, आवर्त बीजी पादप ले रहा हूं बच्चों में। आवर्त बीजी पादप क्या होगा? निषेचन क्रिया से, निषेचन क्रिया से क्या बनेगा? 2n बनेगा। इस 2n में यानी युग्मनज में लगातार क्या होगा? समसूत्री विभाजन। ध्यान सुनना। और मैंने बता दिया था कि आवर्त बीजी पादपों में बच्चों दोहरा निषेचन होता है। तो एक निषेचन से तो बनेगा 2n कोशिका,
और दूसरे निशान से बनेगी त्रिगुण कोशिका। अभी ध्यान देना कि आवर्तबीजी पादपों के अंदर दोहरा निशान होता है, दोहरा निषेचन होता है, और दोहरा निषेचन होने से एक तो बनता है अंडाणु शुक्राणु के संलयन से क्या बनेगा, युग्मनज, और एक बनेगा त्रिगुण कोशिका। तो इस त्रिगुणित कोशिका से तो क्या बनेगा बच्चों, ध्यान सुना, भ्रूणपोष, ध्यान सुन लेना, भ्रूणपोष बनेगा निषेचन के बाद। और जो द्विगुणित कोशिका है उससे क्या बनेगा, भ्रूण बनेगा। लेकिन आपने बताया कि पहले इनमें कौन सी क्रिया होगी, पहले ये क्रिया होगी, यानी आवर्तबीजी पादपों में दोहरा निषेचन क्रिया से दो कोशिका निर्माण होता है। एक कोशिका का नाम तो क्या, द्विगुणित युग्मनज, और एक का नाम है त्रिगुणित कोशिका। तो ये जो कोशिका दिख रहे हैं, ये कोशिका से समसूत्री विभाजन से ये तो क्या बनेगा, भ्रूण बनेगा, और इससे क्या बनेगा, भ्रूणपोष। तो आपको पता होगा कि आवर्तबीजी पादपों में भ्रूणपोष जो होगा वो क्या, त्रिगुणित होगा, और भ्रूण की कोशिका क्या होगी, द्विगुणित होगी। लेकिन भ्रूणपोष भ्रूण के विकास से पहले बनता है, ये ध्यान सुनना। आवर्तबीजी पादपों में भी भ्रूण के निर्माण के पहले भ्रूणपोष बनता है, क्योंकि भ्रूणपोष ही भ्रूण को विकास और विकसित में पोषण प्रदान करता है। तो बताओ बच्चों, पहले पोषक पैदा होगा, पहले पोषक या पालनहार का जन्म होगा, या पहले किसी यानी या पोषण लेने वाले का। बच्चों मैं आपको एक बार म्यूटोल कर रहा हूं, आपके मुझे लगता है ज्यादा हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। अरे यहां तो समझ आ रहा है क्या बच्चों? यस सर। देखो मैंने आपको क्या पढ़ाया, अभी मैंने आपको पढ़ाया कि कवक और शैवालों में तो निषेचन क्रिया के बाद द्विगुणित युग्मनज के चारों तरफ एक मोटी भित्ति बन जाएगी। उस मोटी भित्ति से बनी संरचना को बोलेंगे निश्चितांड या उस्पियर। जो 2-3 महीने बाद जब अनुकूल समय आएगा, क्योंकि कवक और शैवालों में क्या निषेचन होते ही बच्चों क्या उसमें विभाजन हो जाता है क्या? नहीं। और कवक और शैवालों में निषेचन से बने युग्मनज में कौन सा विभाजन होगा? अर्धसूत्री। ये तो ध्यान, ये तो रखना है, क्योंकि अगुणित प्राणियों में युग्मक निर्माण में तो होगा समसूत्री विभाजन, और निषेचन के बाद होगा अर्धसूत्री, और द्विगुणित प्राणियों के अंदर युग्मक निर्माण में होगा अर्धसूत्री और भ्रूण निर्माण में होगा समसूत्री। बस ये थोड़ा दिमाग में डालो आप लोग, अब ज्ञान हो जाएगा। तो अपेक्षा कर, अब बात आती आवर्तबीजी पादपों के अंदर मैंने आपको परसों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई थी बच्चों, दोहरा निषेचन याद हो गया? अरे आवर्तबीजी पादपों में दोहरा निषेचन बताया था, दोहरा निषेचन। यस सर। और दोहरा निषेचन का अर्थ है कि दोहरा निषेचन क्रिया से वहां पर दो प्रकार कोशिका बनेगी। एक कोशिका बनेगी 2n द्विगुणित युग्मनज, अरे बनना, ये बनना नहीं यार, तो ये तो कौन है, युग्मनज, और ये कौन है, त्रिगुणित। तो त्रिगुणित कोशिका एक कोशिका है, उस एक कोशिका में लगातार समसूत्री विभाजन होगा, और मैंने बताया समसूत्री विभाजन किसी भी कोशिका में हो सकता है, और एक समसूत्री विभाजन से एक कोशिका कितनी कोशिका बनती है? 2। तो त्रिगुणित कोशिका में लगातार विभाजन होगा तो 2, 4, 8, 16, 32, 64 एक बहुकोशिक संरचना बनेगी, जिसका नाम एंडोस्पर्म, भ्रूणपोष जो नाम ही है। और याद करो बच्चों, आपको कहीं ना कहीं अगर याद आ रहा है 11वीं क्लास में कि आवर्तबीजी पादपों के अंदर अगुणित, द्विगुणित और त्रिगुणित 3 प्रकार कोशिका पाई जाती है। अगुणित कोशिका पाई जाती है उनके अंडाणु शुक्राणु में, अंडाणु शुक्राणु। द्विगुणित कोशिका होती है जड़, तना, पत्ती, फल, फूल सभी में होती है, सभी को 2n होती है। और त्रिगुण कोशिकाएं किसमें होती है? भ्रूणपोष। और भ्रूणपोष किसमें होगा? बीज में। और भ्रूणपोष का काम क्या होगा? भ्रूण को पोषण देना। तो बताओ भ्रूणपोष का निर्माण पहले होगा कि भ्रूण का पहले होगा? भ्रूणपोष का। वेरी गुड, भ्रूणपोष का। ओके। देखो बच्चों, मैं थोड़ा सा आप लोगों के ऊपर हाइपर हो रहा हूँ, लेकिन आप इसको अदर वे नहीं ले, है ना, थोड़ा सा हो जाता है कई बार कि आप दिख भी नहीं रहे मेरे को, लेकिन मैं आपको समझाना चाहूँ भ्रूणपोष का निर्माण होगा, और भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है। अब मैं आपको पूछूं बच्चों, आपको किसी पादप की n कोशिका में गुणसूत्र संख्या 3 गुणसूत्र है, तो बताओ उसकी भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होंगे? नहीं समझा रहा? अरे उसकी अगुणित कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 3 है, अगुणित में n बराबर 3, तो 3n में कितने गुणसूत्र होंगे? नो। तो बहुत सीधी बात है, कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि n कोशिका आप जानते हो n बराबर अगर 3 है तो 2n बराबर क्या होगा? 6। n का मान तो बताइए, और 3n बराबर क्या होगा? 9। ये लो, क्यों n का मान पता है ना आपको, तो n
ये ध्यान। और आप जानते हैं मटर में मटर के अंदर 2n बराबर कितने गुण होते हैं? 14, 14। तो उसके अंडाणु में कितने होंगे? 7। तो बताओ मटर की जड़ में कितने होंगे? 14 ही होंगे। तने में 14, भाई दल में सब में 14 होंगे। लेकिन मटर के बीज के भ्रूण पोष में कितने होंगे? 21 होंगे ना? यस सर। यस। तो ये ध्यान दोगे। यस सर। तो आज से आप आज के टॉपिक में आज मैंने आपको क्या पढ़ाया? कुछ नहीं पढ़ाया। आज मैंने एक तो आपको पढ़ाया, इतना याद कर लोगे तो मेरे लिए काम चल जाएगा। एक तो ये चल जाएगा, एक तो ये चल जाएगा क्या बोलते हैं उसको कि एनिसेक जनन किसमें पाया जाता है, आज का एक तो ये पर्सन, राइट। और दूसरा पर्सन है आवर्त बीजी पादपों के भ्रूण कोश में कितने गुण होते हैं? त्रिगुणित। और त्रिगुणित कोशिका से किसका निर्माण होगा? भ्रूण कोश का। और एक बात ध्यान से समझ लेना कि आवर्त बीजी पादपों में भी युग्मनज से भ्रूण का निर्माण क्रिया होने में थोड़ी समय के लिए सुसुप्त अवस्था आती है। ये ध्यान सुनना। क्यों? ताकि भ्रूण कोश का निर्माण की क्रिया पहले शुरू हो सके। ये दिमाग में लिख लो, आज बैठा लो आप, ठीक है। और अगर आपको टाइम मिल जाए तो अपनी नोटबुक में लिख लेना। अब आगे हम बढ़ते हैं, चलो इतना बहुत है। अब अभी मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये तो दूसरे चरण पढ़ेंगे, नहीं मेरी आदत है थोड़ा पहले पढ़ाने की। अब बात आती है, अभी हम पढ़ क्या रहे कि निषेचन क्रिया के बाद होता क्या है। तो आवर्त बीजी पादपों में निषेचन क्रिया के बाद युग्मनज से क्या बनेगा? भ्रूण बनेगा। और भ्रूण के विकास के लिए क्या बनेगा? भ्रूणपोष बनेगा। और आपको मैंने लिखवा दिया कि भ्रूणपोष का निर्माण उसमें क्या होगा? पहले होगा फर्स्ट नंबर पर, और ये कब होगा? सेकंड नंबर पर। इतना क्लियर है? और आप जान, अब बच्चों ध्यान दो, ये तो मैंने बता दिया। अब इसमें क्या होगा? जब ये क्रिया हो रही है, अरे सर ये जब क्रिया हो रही है तो अब उस पादप का जो पुष्प है ना, अरे ये क्रिया किस में हो रही? पुष्प में हो रही है। क्योंकि पुष्प में कौन सी क्रिया हुई थी? परागण। परागण क्रिया के बाद में परागकण का अंकुरण होगा, पराग नलिका बनेगी। पराग नलिका 2 शुक्राणु को लेकर अंडाशय में जाएगी, जाने बाद पराग नलिका फट जाएगी, 2 शुक्राणु मुक्त होंगे। अब 2 शुक्राणु से एक शुक्राणु क्रिया कर लेगा अंडाणु के साथ, एक क्रिया कर लेगा ध्रुवीय कोशिका के साथ। अब मैंने कहा ये कौन सी निषेचन हो गया? अब निषेचन क्रिया बाद में पुष्प के सारे भाग, बाह्य दलपुंज, पुंज सब जड़ जाएंगे। अब पुष्प का कौन सा भाग? पुष्प में क्या क्रिया होगी? निषेचन क्रिया होगी। अब पुष्प का, अरे सर पुष्प का क्या? अंडा से, ये किस, नहीं समझ आ रहा? अरे पुष्प का अंडाशय से क्या बन जाएगा? फल बन जाएगा। अंडाशय के अंदर बीजांड से क्या बन जाएगा? बीज बन जाएगा, राइट। और 2n कोशिका से क्या बन जाएगा? गुण बन जाएगा। और त्रिगुणित कोशिका से क्या बन जाएगा? भ्रूणपोष बन जाएगा। भ्रूणपोष बनेगा ना? अच्छा, यस सर। अब बच्चों ध्यान दें, ये रहा आपका कोई बीज, ये आपका कोई बीज है, मान एप्पल है, और बीज के अंदर ये इसके अंदर ये कौन बीज है? अब समझ आ गया? तो मैंने आपको, अब बात आती है अंडा। अब एक और है अंडाशय के जो फल, जो अंडा से भित्ति है सर, अंडाशय की भित्ति से क्या बन जाएगा? फल भित्ति बन जाएगी। फल भित्ति कार, और फल भित्ति 3 प्रकार की होती है बच्चों, बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंडा फल भित्ति। और फल भित्ति का निर्माण किससे होगा? अंडाशय भित्ति से, ठीक है। बीजांड से किसका निर्माण होगा? बीज। तो किसी भी अंडाशय में जितने बीजांड होंगे उतने बीज बनेंगे, जैसे खीरा ककड़ी इनमें। और हम यही पढ़ा होगा आपने कहीं ना कहीं कि अंडाशय में बीजांड की स्थिति को बीजांडासन कहते हैं। बीजांडासन की स्थिति कई प्रकार होती है, स्तंभी है, भित्ति है, मुक्ति है, अगर पढ़ा होता आप लोगों ने, आधारी है, पढ़ा। जहां पर अंडाशय में बीजांड होता है वहीं पर क्या होगा? बीज होगा। अब मुझे बताओ आप बच्चों, आप जितने प्रकार के फल आप खाते हैं तो इन आवर्त बीजी पादों में बीज कहाँ होंगे? फल के अंदर, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? आवर्त बीजी, मतलब बीज के चारों ओर फल का आवरण। और अनावर्त बीजी कौन? अनावर्त बीजी की बात हमने साइकस है, पाइनस है, एफेड्रा, निडल्स, गिंगो, इनमें क्या होता है? इनमें फल बनते ही नहीं, यानी इनमें बीज नग्न होते हैं, मतलब बीज पादप के शीर्ष भाग के ऊपर बिना फल के आते हैं। अतः ऐसा लिख सकते हो उनमें जड़, तना, पत्ती सब आते हैं, लेकिन क्या नहीं बनते? फल नहीं बनते। किनमें? जिम्नोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म क्या बनना है? जो जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फल और बीज। और बीज का फल के अंदर, जैसे आपके मटर, तो मटर की फली क्या है? फल, फली हो ना, और उसके अंदर क्या है? बीज है। बैंगन क्या है? अरे बैंगन, टमाटर, ये सब क्या है? बैंगन, टमाटर, ये सब के सब पादप के कौन से भाग हैं? फल के फल। अब फिर आप बोलो सर, आप उसे, अरे सब्जी तो हम उसको कहते हैं लेकिन है तो फल। और इस फल का निर्माण किससे हुआ? yes, फल का निर्माण किससे हुआ? उसके पुष्प से।
और कब हुआ? पुष्प में क्या होता है? जनना। और कब होगा? पुष्प में परागण क्रिया हुई, परागण क्रिया के बाद में निषेचन Yes, क्रिया sir. हुई, और निषेचन क्रिया से पुष्प के सारे भाग झड़ जाएंगे। अब मुझे तो फल के निर्माण में पुष्प का कौन सा भाग ले रहे हैं? अंडा से। क्या उसमें क्या उसमें दल भाग ले रहे हैं? नहीं। भाई दल नहीं, उमंग नहीं, प्राप्तोष नहीं, कुछ नहीं ले रहा, कुछ भी नहीं ले रहा है। पुष्प का केवल अंडा से। और अंडा से कौन सा भाग है? मादा। तो मुझे बताओ आप बताओ